गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उपसंयोजक यौगिकों के अंतर्गत अपन पिछली क्लासेज में उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, किस तरीके से उनका वर्गीकरण किया जाता है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है उपसंयोजक रसायन के लिए, वो उनका अपन अध्ययन कर चुके हैं। पिछली क्लासों के अंतर्गत अपन ने लिगेंड्स और उनके प्रकार के बारे में भी चर्चा की, साथ ही संकुलों के प्रकार टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी चर्चा की। इस क्लास में हम आज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक के बारे में चर्चा करेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जिसको कहा जाता है प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक। शॉर्ट में इसे कह देते हैं EAN। इसे क्या कह देते हैं? EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक कह दीजिए, प्रभावी परमाणु संख्या। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये आपके कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है और काफी प्रश्न इनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से क्या मतलब है? एक वैज्ञानिक थे सिज्विक। सिज्विक ने संकुलों के स्थायित्व के लिए एक नियम दिया। संकुलों की कौन सा संकुल स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा। सिज्विक ये कहते हैं कि ऐसे संकुल जिनमें धातु परमाणु की कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, अगर वो आगामी उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि आगामी जो उत्कृष्ट गैस है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा है तब तो वो संकुल ज्यादा स्थायी होते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो वो संकुल कम स्थायी होते हैं। कहने का मतलब है कि प्रभावी परमाणु क्रमांक के लिए ये बताया कि संकुल यौगिक में धातु परमाणु या आयन कितने लिगेंड्स के साथ बंध बनाएगा, या इस तरीके से लिगेंडों के साथ बंध बनाने की कोशिश, इतने लिगेंड्स के साथ बंध बनाने की कोशिश करता है जिससे धातु के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आगामी उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, यानी आगामी उत्कृष्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाए। अगर ऐसा है तब उसे हम क्या कह देते हैं? प्रभावी परमाणु क्रमांक। और ये जो रूल है उसको हम क्या कह देते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल या EAN रूल इसे कहा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए कोई भी संकुल है, जैसे मान लीजिए मैंने लिया FeCN का 6 4 माइनस। वो ये कहता है कि सामान्यतः ये संकुल स्थायी है या नहीं स्थायी है। तो अगर इस केंद्रीय धातु परमाणु इतने लिगेंड्स के साथ बंध बनाने की कोशिश करेगा कि जिससे इस Fe के जो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन है, कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आगामी जो उत्कृष्ट गैस आएगी, यानी इसके कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो उत्कृष्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाए। फॉर एग्जांपल, इसके लिए जो उन्होंने सूत्र दिया EAN कैलकुलेशन का, यहां ये Fe सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम। इसके बारे में मैं पहले वाली क्लास में चर्चा कर चुका हूं। एटम या आयन अगर आयनिक ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो EAN की कैलकुलेशन करने के लिए वो ये कहता है कि किसी भी धातु परमाणु या आयन की जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है उसका कैलकुलेशन करने के लिए उस संबंधित केंद्रीय धातु परमाणु या जो आयन होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो यहां मैं लिख देता हूं एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल प्लस 2 गुणा नंबर ऑफ, या मैं सीधा लिख सकता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए, कई बार ये 2 गुणा कोऑर्डिनेशन नंबर न लिखकर आप सीधा भी लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। एक ही बात है, नंबर ऑफ डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स बाय लिगेंड्स, या इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 गुणा कोऑर्डिनेशन नंबर।
इस फॉर्मूले की सहायता से अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान, प्रभावी परमाणु संख्या का मान अगर उत्कृष्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आता है, तब तो ऐसी स्थिति में वो संकुल है, वो संकुल यौगिक है, वो स्टेबल होगा, अदरवाइज वो अनस्टेबल होगा, अकॉर्डिंग टू सिज्विक, जिसको हम क्या कह देते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कहा जाता है। अब ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने से पहले आपको हल्का सा पता होना चाहिए 3D 4D सीरीज के बारे में, कि कौन कौन से तत्व हैं, उनके वैलेंस शेल में कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है या एटॉमिक नंबर क्या होता है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इसकी कैलकुलेशन सामान्यतः वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों के आधार पर भी की जा सकती है। वैलेंस शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं प्लस नंबर ऑफ 2 गुणा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अगर ये मान 18 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आता है, तब उसे अपन 18 इलेक्ट्रॉन रूल कह देते हैं, वो इसका दूसरा पक्ष है। तो यहां मैं EN की बात कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में कैलकुलेशन करने के लिए आपको मैंने लिखी 3D सीरीज। 3D सीरीज की बात करूं तो स्कैंडियम से प्रारंभ होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ऐसे 4D सीरीज की बात करूं, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। 5D सीरीज की बात करूं तो लैंथानम, हेफनियम, टेंटालम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। इसी की बात करते हो। अब ध्यान रखिएगा, ये एटॉमिक नंबर 21 से प्रारंभ होकर 30 तक, ये 39 से प्रारंभ होकर 48 तक, ये 57, देन आफ्टर 72 से प्रारंभ होता हुआ 80 तक, सॉरी 73 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 72 से प्रारंभ होगा। बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं, ये लेंथेनाइड तत्व आ जाते हैं, लेंथेनाइड एलिमेंट्स, लेंथेनाइड एलिमेंट्स। क्लियर। अब ध्यान रखना, इस फॉर्मूले के अनुसार आपको इन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए इनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो मैं सीधा सा कह सकता हूं कि इन सीरीज का आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मैं इफेक्टिव एटॉमिक रूल की बात करूं तो मैंने पहला एग्जांपल लिया FeCN का 4, CN का 6, FeCN का 6, 4 माइनस। अब मुझे इस सेंट्रल मेटल एटम की इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने फॉर्मूला लिखा है Z यानी एटॉमिक नंबर कितना है सेंट्रल मेटल एटम का। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Fe। अब देखिए Fe 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो यहां जो Fe आ रहा है, ये एटॉमिक नंबर क्या है, 26। तो मैंने लिख दिया यहां 26। अब देखिए आगे लिखा है माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इसमें आयरन जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो मैंने कैलकुलेशन करना आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए माना इसकी ऑक्सीकरण अवस्था X है, प्लस कितनी संख्या में जुड़ा है, 6 की संख्या में। लिगेंड कैसा है, माइनस नेगेटिवली चार्ज, तो ये गुणा मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -4। कुल चार्जेस कितना है, -4। X ये -1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 इक्वल टू -4, और X पक्षांतरण करेंगे तो ऐसी स्थिति में -4 + 6, और ये मान क्या रहेगा, प्लस का 2। इसका मतलब है कि इसमें आयरन है वो कौन से ऑक्सीजन स्टेट में है, Fe2+ स्टेट में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2। तो ये कर दिया मैंने 2, प्लस 2 गुणा कोऑर्डिनेशन नंबर। 2 गुणा कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि इसकी समन्वय संख्या, अब ये मोनोडेंटेट लिगेंड है और समन्वय संख्या 6 है, तो ऐसी स्थिति में 2 गुणा 6, और ये मान किसके बराबर आना चाहिए, किसी भी नोबल गैस एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर की। अब ध्यान देना, नोबल गैस एटॉमिक नंबर की बात करूं तो अगर 36 आता है तो वो क्रिप्टॉन के बराबर, अगर वो 54 आता है तो जीनोन के बराबर, अगर वो 86 आता है तो रेडोन के बराबर। ये नोबल गैसेस है, और हमने भी पढ़ा है कि नोबल गैसेस मोर स्टेबल होती है, अनरिएक्टिव होती है, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट रहता है या वैलेंस शेल पूरा भरा हुआ है। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर ये
इनमें से किसी नोबल गैस को ये फॉलो करते हैं, अगर उसके एटॉमिक नंबर के बराबर ये मान आ जाता है EN का, तो वो कॉम्प्लेक्स भी क्या होता है, स्टेबल माना गया है। तो ऐसी स्थिति में FeCN6 4- की अगर मैंने बात की तो 26 में से 2 गए 24, ये मल्टीप्लाई किया तो 12 है, ये मान आया 36। इसका मान है किसके बराबर, क्रिप्टॉन के मान के बराबर। इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल कंडीशन में है। ऐसे ही मैं चर्चा करूं, मान लीजिए मैंने ये लिया, आपका लिया CONH3 का 6 ध्यान से देखिएगा, CONH3 का 3+ की बात करता हूं तो ऐसी स्थिति में भी देखिए कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम, उसके साथ NH3 लिगेंड्स जुड़े हैं जो मोनोडेंटेड लिगेंड है और कितनी संख्या में है, 6 की संख्या में है। तो इसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की कैलकुलेशन करने के लिए कोबाल्ट कितने नंबर पे आ रहा है, एटॉमिक नंबर, तो मैंने लिख दिया 27। क्लियर, 27 प्लस, अब इसके साथ में माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, चूंकि NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, तो इसका मतलब है कि जो इसके ऊपर चार्ज है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, +3, तो ये लिख दिया -3 प्लस 2 गुणा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, और ये मान भी कितने के बराबर आ गया 24 + 12 = 36, यानी ये संकुल भी क्या है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ही मैं बात करता हूं, मान लीजिए आपका ये कॉम्प्लेक्स है PtCl6 4-, PtCl6 4-। अगर इसकी कैलकुलेशन करना चाहूं तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, प्लेटिनम है। अब ध्यान रखना प्लेटिनम कितने नंबर पे आ रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं 72 से चालू होता है तो ये 78 पर। क्लियर, अब आप इनकी कैलकुलेशन करोगे तो 78 के अनुसार देखोगे, सॉरी यहां 2-, तो ऐसी स्थिति में प्लेटिनम का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए X, क्लोराइड जो क्लोरोलिगेंड्स हैं वो -1 चार्जेस, तो ऐसी स्थिति में -6 = -2, X = इसमें कितना आ गया, प्लस का 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको मैं लिखूंगा 78 - 4 प्लस 2 × 6, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसी स्थिति में 78 में से 4 गए तो 74 प्लस 12 = मान कितना है 86, और 86 भी किसके बराबर है, रेडोन के, यानी नोबल गैस के। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी क्या है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेज है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी कॉम्प्लेक्सेज का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान इतना ही आए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इसका भी FeCO5, इस कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, ऐसी स्थिति में Fe है सेंट्रल मेटल एटम, किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, यानी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेज है, साथ ही जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो भी कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो ऐसी स्थिति में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का मान क्या है, 0 है। तो ऐसी अगर कंडीशन है कि उसमें न्यूट्रल लिगेंड ही है, ध्यान दीजिएगा, अगर उसमें लिगेंड न्यूट्रल है और साथ ही उस संकुल के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, यानी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेज है, तब ऐसी स्थिति में उनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कैलकुलेशन करने के लिए Z, यानी उस सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर प्लस 2 गुणा उसके साथ कितने जो आपके लिगेंड्स जुड़े हैं उन लिगेंडों की संख्या। तो ऐसी स्थिति में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन करने के लिए, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट -0 हो गई, तो आप Fe कितने नंबर पे आ रहा है 26, तो ये मैंने लिखा 26 प्लस 2 गुणा 5, तो ऐसी स्थिति में 26 प्लस 10 = मान कितना आ रहा है 36, और ये किसके बराबर है, नोबल गैसेस के बराबर। लेकिन कई ऐसे कॉम्प्लेक्सेज हैं जिनमें सामान्यतः इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान इनके बराबर नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में फिर भी वो कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल है। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी नहीं है कि सिज्विक के अनुसार कि जिनके प्रभावी परमाणु क्रमांक का मान, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान नोबल गैसेस के बराबर हो, वही कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया वेनेडियम का कोई भी कॉम्प्लेक्स है, वेनेडियम का ले लीजिए, या जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, विषम संख्या में है, और साथ ही जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो सम संख्या में है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा उनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान कभी भी इन सम संख्याओं में नहीं प्राप्त होगा। फिर भी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने वेलेडियम का ले लिया VCO6 कॉम्प्लेक्स लिया, न्यूट्रल लिगेंड है या कोई भी अगर मैं बात करता हूं, तो ऐसी स्थिति में वेनेडियम कितना है 23 प्लस
6 लिगेंडों की बात करता हूं तो ऐसी स्थिति में 12 है और ये मान कितना आता है 35। तो ऐसी स्थिति में इस कॉम्प्लेक्सेस के पाए जाने की स्टेबिलिटी कम है। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं NiCO4, NiCO का 4 न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो ऐसी स्थिति में निकेल कितने नंबर पे 28 प्लस 2 गुणा 4, तो ऐसी स्थिति में 28 प्लस 8 इज इक्वल टू 36, यानी ये क्या है स्टेबल है। अगर ऐसी कंडीशन में मैंने चर्चा की, मान लीजिए MnCO का 5, अगर मैं इसकी बात करता हूं तब ऐसी स्थिति में Mn का एटॉमिक नंबर क्या है 25, तो 25 प्लस 2 गुणा 10 और ये मान कितना आ रहा है 35। यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर मान लीजिए किसी में एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है तब ऐसी स्थिति में ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, कार्बोनिल जो यौगिक हैं, ये सामान्यतः मेटल मेटल बंध के द्वारा जुड़ने की संभावना पाई जा सकती है। एक संभावना है जिसके अंतर्गत मेटल मेटल बंध होकर ये अपने जो संपूर्ण जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है लिगेंड बनने के बाद उस संकुल यौगिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो नोबल गैस के इक्वल हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यही जो मेटल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अगर मेटल मेटल बॉन्ड होता तब ऐसी स्थिति में ये Mn2CO10 वाली कंडीशन में पाया जा सकता है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने लिया CO का 4, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें देखिए कोबाल्ट कितने नंबर पे आ रहा है 27 और इसके साथ 4 लिगेंड जुड़े तो 2 ना 4 इज इक्वल टू 8 के साथ मदद करो तो मान आएगा 35 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी स्थिति में ये भी क्या पाया जा सकता है डाइमर के रूप में हो सकता है, यानी ये CO2 CO8 वाली कंडीशन में उपस्थित रह सकता है, यानी इसमें एक मेटल मेटल बॉन्ड आ जाता है। तो इससे ध्यान रखिएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के द्वारा अपन क्या निकाल सकते हैं मेटल मेटल बंध की संख्या की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में जैसे FeCO5 है, इसमें 36 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, फिर भी ये क्या करता है मेटल मेटल बंद होकर Fe2CO9 भी बनाता है और ऐसे ही 3 मेटल मेटल बॉन्ड युक्त Fe3CO12 का निर्धारण भी करता है। और प्रत्येक बार मेटल मेटल बंध का निर्माण होगा तो उतने ही जितने मेटल मेटल बंध है उतने ही CO का नुकसान हो जाता है। जैसे इसमें 2 मेटल मेटल बॉन्ड है, सॉरी 1 मेटल मेटल बंध है, तो ऐसी स्थिति में इसमें कुल मान में से एक CO समूह रिप्लेस हो गया। इसमें 3 मेटल मेटल बंध है तो ऐसी स्थिति में कुल मान 15 होना चाहिए, तो उसमें से 3 कम होकर Fe3CO12 रह जाता है। तो ये था आपका इफेक्टिव यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक, और प्रभावी परमाणु क्रमांक के द्वारा अपन किसी कौन सा संकुल स्थायी होगा कौन सा अस्थायी होगा उसका निर्धारण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का पालन नहीं करते वो अनस्टेबल ही होंगे। ऐसे कुछ यौगिक भी हैं जो सामान्यतः इफेक्टिव एटॉमिक रूल का पालन नहीं करते फिर भी क्या है स्टेबल हैं, जैसा मैंने आपको यहां एग्जांपल में बताया है। इसके अतिरिक्त ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के द्वारा अपन क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं मेटल मेटल बंध का निर्धारण भी कर सकते हैं, यानी किसी इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स की गणना भी अपन कर सकते हैं कि उसमें कितने प्रकार के लिगेंड्स जुड़े हो सकते हैं। इनसे संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे गए उनकी बारे में चर्चा, उनका सॉल्यूशन में अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।